नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनकी नई भारतीय जनता पार्टी के बारे में, नई बीजेपी के बारे में, जो पिछले 8 सालों में उन्होंने बनाई है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए 12 साल तक जिसका वो संकेत देते थे, संदेश देते थे कि जो बीजेपी है उसका पथ क्या होना चाहिए, किस रास्ते पर उसे चलना चाहिए, लेकिन जो केंद्र नेतृत्व था उस समय का, वो उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि ये रास्ता बीजेपी का नहीं हो सकता है। दबाव था किसका? दबाव था लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का। उसका डर इतना था, उसका फियर इतना था कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व अपने ही कोर इश्यूज पर एक हीन भावना से ग्रस्त था। कह सकते हैं कि एक तरीके की ग्लानि की भावना से जूझ रहा था, उसके बारे में बात तक करने से कतराता था। तो पीएम मोदी ने अब नई भाजपा बनाने का संकल्प लिया था 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहे हैं। उस संकल्प से सिद्धि के रास्ते में उन्होंने अभी 8 सालों में, 8 साल तो ज़्यादा ही हो गए हैं, ये जो बात हम कहने जा रहे हैं ये शुरू के जो है 2, 3, 4 सालों में ही हो गई थी। नई त्रिमूर्ति का गठन किया था। 3 ऐसे नेता राष्ट्रीय स्तर के तैयार किए हैं जो भविष्य के नेता होंगे भाजपा के, जो भविष्य में भाजपा का नेतृत्व करेंगे, जो बीजेपी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी समय बहुत पड़ा है, लेकिन समय ऐसा है, अच्छी बात एक है कि उन सब की उम्र जो है 50 के आसपास की है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे, हम आपसे ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी ये है कि बीजेपी को किस नर्क से निकाला है मोदी जी ने। आप थोड़ा दोहराइए, याद करिए। बीजेपी ने 6 साल केंद्र में सत्ता में रही। 6 साल सत्ता में रहने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने कोर इश्यूज से समझौता कर लिया। तीनों जो मुख्य मुद्दे थे, अयोध्या राम मंदिर, जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को ही उन्होंने पीछे रख दिया। मोदी ने 2014 में आते ही चुनाव घोषणा पत्र में ही एनडीए रहते हुए ही, सहयोगी दलों के रहते हुए ही अपने मुद्दे को, कोर इश्यूज को वापस लाए। शुरुआत यहाँ से हुई है। 2012 में जो उन्होंने एक मॉडल पेश किया था बीजेपी के सामने, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसमें हिंदुत्व अपने आप ही आता है, क्योंकि जब आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, तो हिंदुत्व उसमें मिला हुआ है, या हिंदुत्व में ये सब मिला हुआ है, कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरीके से आप ये सब देख सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने लिया, डेवलपमेंट। इन 2 चीज़ों का मेल जो उन्होंने लिया है, उन्होंने बताया कि यदि आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, आपको सफल होना है, तो किसी एक मुद्दे को आप लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक मुद्दे को लेकर बढ़ेंगे तो आप पे हमला होगा और आप फिर से बैकवर्ड चले जाएंगे। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जो शॉर्ट विनिंग फॉर्मूले के रूप में सामने आया। और ये बात वो कह रहे थे, गुजरात में करके दिखा रहे थे। तब लोग ये बोलते थे कि एक राज्य में करना और राज्य चलाना अलग बात है, देश चलाना अलग बात है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बात की बहुत चर्चा होती थी कि जो एक स्टेट चला चुका है, जो स्टेट में मुख्यमंत्री रह चुका है, उसको अभी तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होगा कि पूरे देश को कैसे चलाया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मुश्किल आती हैं। राज्य चला लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश चला लेंगे। उन सभी विशेषज्ञों के मुंह पर आज तमाचा है, और पिछले 8 सालों में बुरी तरीके से नाकाम साबित किया है उन सभी लोगों को। उनको झूठा साबित किया है, नाकाम साबित किया है। ये सब उनके विरोध में गढ़े जा रहे तर्क थे, जिनमें ना ही कोई पावर थी, ना ही कोई उनका बेस था। अब बीजेपी जो 2014 से पहले की थी, अब आप देखिए 1998 और 1999, 98 और 99, 2 चुनाव, 1996 और उससे पहले की भी बात करें तो 1991 और 1989। 89 में 85 सीटें आई, 91 में 120 सीटें आई, 1998 में 181 सीटें आई और 99 में 182 सीटें आई।
ये सीटें बीजेपी को धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने के लिए नहीं मिली थी। ये सीटें मिली थी अपने कोर इश्यूज पर आगे बढ़ने के लिए। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था, जो लोग ये चाहते थे कि बीजेपी इस पथ पर चले, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पे चले, वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में सोचे, राम मंदिर के लिए सोचे, विरोध होने पर भी खड़े हों, अनुच्छेद 370 के मामले में ये ना कहे कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक 370 सीटें नहीं आएंगी लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, तब तक इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसकी बात करेंगे सत्ता हाथ से चली जाएगी, इसकी बात करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, ये सब बातें। और तीसरा, कॉमन सिविल कोड, और इसके अलावा तमाम मुद्दे जो काम नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में किए हैं। 2014 से पहले की जो बीजेपी थी वो काम करने का सोच के भी डरती थी, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने ये कर दिखाया है, लेकिन आज करके दिखाया है। लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उसका आतंक इस कदर हावी था पहले की भाजपा के 6 साल के शासन में भी, इस पूरे सिस्टम को उसी तरीके से पाला पोसा गया, इनको उसी तरह की फैसिलिटीज़ दी गई, ये डराते थे और बीजेपी का नेतृत्व जो था वो डरता था। आप देखिए लगातार एक से एक मुद्दे देखिए आप, सिर्फ एक मुद्दे का मैं जिक्र करूंगी, उससे आपको पूरी परिस्थिति समझ आ जाएगी। ये समझ आ जाएगा कि उस समय की भाजपा की स्थिति क्या थी। ये जहां तक 2002 का मामला है, मुझे याद आ रहा है, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। अयोध्या में शिलादान का कार्यक्रम चल रहा था, अशोक सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद में उसको रोकने के लिए अयोध्या में 3 दिन तक पूरे दावे और पूरे सच्चाई के साथ, इसमें रत्ती भर भी लेश मात्र कुछ भी नहीं है, ये एकदम सच्चाई है। 3 दिन तक अयोध्या में किसी भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि फूल नहीं आए थे, किसी का भी आना जाना बंद था। 3 दिन तक अयोध्या में किसी भी घर से जहां मौत हुई लाश नहीं उठी, न किसी घर से न किसी अस्पताल से। इस तरीके का कर्फ्यू था जिस तरीके का कर्फ्यू 1990 में मुलायम सिंह यादव भी नहीं लगा पाए थे। ऐसा कहा था उन्होंने कि ऐसी सुरक्षा की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन बीजेपी के शासन में ऐसा हुआ। और वो जो उस दिन का समय था, उस समय का जो समय था, बड़ी मुश्किल से शिलादान का कार्यक्रम अशोक सिंघल से भारी सुरक्षा में करवाया गया था। शत्रुघ्न सिंह जो भी IAS अधिकारी थे, उनके निर्देशन में ये सब हुआ था, छोटा सा कार्यक्रम। और वो दिन विश्व हिंदू परिषद की पूरी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता, जनाधार सब खत्म हो गया था उस दिन। उसका जो एक इकबाल था वो खत्म कर दिया था इस घटना ने, कि अपनी सरकार रहते हुए जिस तरीके का बिहेवियर हुआ विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नेता के साथ, बीजेपी आज जो कुछ भी है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल का। अयोध्या आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचाने पर इसकी एक अकेले की बहुत बड़ी भूमिका है, पूरे संगठन की है तो पूरे परिवार की, पूरे बीजेपी की, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है अशोक सिंघल का, कि वो नहीं होते तो ये आंदोलन इतना बड़ा स्वरूप आज नहीं ले पाता। उन अशोक सिंघल के साथ ये किया बीजेपी की सरकार ने। मुलायम सिंह यादव की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो अशोक सिंघल के साथ ऐसा कर सके, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ। इसी दबाव में, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के दबाव में कि क्या कहेंगे, और इसका निर्धारण कर रहे थे ब्रजेश मिश्रा PMO में बैठे, जिनको RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, द्वेष भावना थी, उन्हें इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अटल जी को मिश्रा जी पर भरोसा था, उसका नतीजा ये निकला जो कुछ भी हुआ। विश्व हिंदू परिषद, RSS जिनकी उस तरीके की उपेक्षा हुई, वो सब इस कारण से हुआ कि लेफ्ट लिबरल सिस्टम से हमें ये कंडीशन मिले। बीजेपी की ये कोशिश थी कि किस तरीके से ये हमें रिकॉग्नाइज करे कि हम अच्छे हैं, हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमें धर्मनिरपेक्षता का टैग, हमको मेडल जो है, हमें अगर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम दे दे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई।
इसके लिए हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। अगर नहीं समझे 99 तक, तो 99 से 2004 तक की सरकार रही। 4 के बाद क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं, आप हम सब जानते हैं। 2004 में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ। और यदि हम ये बात भी पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि यदि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया होता, तो फिर बीजेपी का वही हाल होता जो पहले था। 100-125 सीट के ऊपर बीजेपी नहीं जाने वाली थी। और इसके बावजूद भी ये पूरा जो समर्थक वर्ग है, कार्यकर्ता है, आरएसएस का स्वयंसेवक, सब लोग मोदी के अलावा किसी का नाम सही नहीं सुनना चाहते थे। बीजेपी और संघ ये दो अलग अलग चीज़ें थी, मोदी विरोधी, मोदी समर्थक। ये जो फैसला हुआ मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने का, ये स्वेच्छा से किया गया फैसला नहीं था। काफ़ी सारे लोगों के लिए, चाहे बीजेपी के हों चाहे संघ के हों, मजबूरी में लिया हुआ ये फैसला था। क्योंकि सबको पता था यदि ऐसा नहीं करेंगे तो ना सिर्फ स्वयंसेवक हमारे साथ खड़ा होगा, ना ही कार्यकर्ता खड़े होंगे। इस दबाव में, ये जो जन दबाव था, उसने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। और जिस हम इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं बार बार, उस इकोसिस्टम ही आज कार्यरत होता यदि इसमें निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी के इस पूरे प्रकरण में प्रशंसा करनी पड़ेगी। यदि उन्होंने स्टैंड ना लिया होता 2002 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तो नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया होता। आप सोचिए कि बीजेपी की हिस्ट्री क्या होती, देश का इतिहास क्या होता। तो ये एक हिस्टोरिकल घटना थी, हिस्टोरिकल मूवमेंट था। केवल इस बात के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान के लिए याद रहना चाहिए। हालांकि 2005 के बाद उन्होंने जो किया, एक तरीके से उन्होंने अपना सब कुछ किया हुआ मिट्टी में मिला दिया। उसके बावजूद हम ये मानते हैं कि 2002 में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होके और नरेंद्र मोदी के पक्ष में, समर्थन में लोगों को खड़ा करके उस फैसले को रोकने की इन्होंने जो कोशिश करी, सफल कामयाब कोशिश करी, उसमें देश की राजनीति को बदल दिया। इस इकोसिस्टम के दबाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी को बचा लिया, पार्टी ने बचा लिया। लेकिन कर्नाटक में दक्षिण में भाजपा का पहला द्वार खुलने वाले बीएस येदियुरप्पा इतने भाग्यशाली नहीं थे शायद। उन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी ने येदियुरप्पा से इस्तीफा दिलवाया, रेजिग्नेशन दिलवाया। उनकी यात्रा जो थी बेंगलोर पहुंचने वाली थी, उन्होंने पार्टी के सामने ये शर्त रखी थी कि वो बेंगलोर तभी जाएंगे जब वहाँ पर तभी आएंगे जब येदियुरप्पा का इस्तीफा ग्रांट हो जाएगा। विपक्ष ने, उनके विरोधियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उन पे। इस्तीफा हो गया, आखिर में येदियुरप्पा पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी वहाँ पर जो है फिर से जीरो पर पहुँच गई, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो आरोप जो था वो अदालत में साबित ही नहीं हो पाया। वहाँ से वो बली हो गए। लेकिन पार्टी ने सिर्फ इस इकोसिस्टम को खुश करने के लिए, बनाए रखने के लिए, वाहवाही लेने के लिए उनका इस्तीफा दिलवाया कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। पार्टी विद डिफरेंस नीतियों में नहीं है, अपनी विचारधारा में हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं। इसीलिए नहीं कि दूसरों के दबाव में आके हम अपनी नीतियाँ बदल देते हैं। वही देखा, अदालत से उन्हें बरी कर दिया गया। 2014 से पहले की जो बीजेपी थी वो यही करती गई, फैसले वापस लेती रही, नीतियाँ बदलती रही, इस वर्ग को केवल खुश करने के लिए। इस वर्ग को खुश करने के लिए तमाम कोशिशें की गई। इस परिस्थिति में 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं। उनके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, चुनौती थी कि पार्टी 112 पर लोकसभा पहुंच गई थी। 91 में 120 से शुरू हुई थी और 2009 आते आते पार्टी 112 सीटों पर पहुंच गई थी। और परिस्थिति, कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि इससे भी बुरा हो सकता है। ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। उनके सामने केवल दो रास्ते थे। एक था स्थिति को बरकरार रखना, सबको खुश करके चलने का, उस इकोसिस्टम को बरकरार रखने का, साथ चलने का। लेकिन 12 साल उन्होंने इसी इकोसिस्टम से संघर्ष किया, लड़ाई की, जूझते रहे और जीतते रहे। उनको मालूम था कि इनसे कैसे लड़ना है और जीतना कैसे है। ये दोनों ही चीज़ें वह गुजरात से सीख के आए थे, क्योंकि वहाँ पर वह काफ़ी लंबे समय तक सीएम रह चुके थे। उनको मालूम है कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर भी वह ऐसा कर सकते हैं। उसका नतीजा देखिए आप आज। 3 नेता, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रचंड बहुमत मिला
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बनाया योगी आदित्यनाथ जी को। उस समय उनकी उम्र 45 साल थी। 45 साल के व्यक्ति को, जो कभी मंत्री नहीं रहा हो, केवल 5 बार सांसद रहा हो, कोई भी प्रशासनिक अनुभव ना रहा हो किसी भी प्रकार का, उनको मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का। उन्होंने अपने नेताओं के विश्वास को सही साबित किया। उनका जो उन पे विश्वास था वो गिरने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का उन्होंने शासन दिया, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से पटरी पर लाए, ये शब्द बहुत छोटा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हम सभी जानते हैं। उन्होंने एक क्रांति लाई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में। इसकी जो कल्पना है 2017 से पहले कोई कर ही नहीं सकता था। यदि आप किससे कहें कि आज की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जो माफिया डरेंगे पुलिस से, पुलिस नहीं डरेगी माफिया से, तो वो आपसे कहता कि आप किस दुनिया में रहते हैं यदि आप 2017 से पहले उनसे जाके पूछते। लेकिन आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में जो बेईमान हैं, जो माफिया हैं, जो अपराध करते हैं, वो स्वयं सरेंडर करते हैं पुलिस के आगे आके। माफिया हैं जो वो अपना राज चलाते थे, माफिया बनके उन सब की जगह आज जेल में है या उससे भी ऊपर है। जो अवैध निर्माण करके, अवैध कमाई करके जिन्होंने निर्माण किए, उनके निर्माण पर आज बुलडोजर चल रहे हैं। किस चीज़ का? कानून व्यवस्था का बुलडोजर चल रहा है। कानून व्यवस्था को सही किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान वापस दिलाने की जो मुहिम छेड़ी है योगी आदित्यनाथ ने, वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। शुरुआत की अयोध्या में दीपावली के साथ, लाखों दिए जले सरयू नदी के किनारे। जो कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुए पूरे प्रदेश में, काशी हो, मथुरा हो या दूसरी जगह हो, सभी जगह पर जिस तरीके के आयोजन हुए, लोगों को लगा कि हाँ, इस प्रदेश में हिंदू भी रहते हैं, हिंदुत्व भी आज जिंदा है, हिंदुत्व एक विचारधारा है। हमारी जो संस्कृति है, जो मूल संस्कृति है, वो यही है। इसी की स्थापना करी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने। और यदि कोई भी नेता हो, चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, जब तक उसे शीर्ष नेतृत्व का विश्वास प्राप्त नहीं होता, तब तक वो इतनी कामयाबी स्थापित नहीं कर सकता। तो ताली जो होती है वो दोनों हाथों से बजती है। नेता में उतनी क्षमता हो और ऊपर जो लोग बैठे हैं उनका उस पर विश्वास हो, तब कहीं जाकर सरकार कामयाब होती है। उत्तर प्रदेश में क्या आज कामयाबी हुई है। और वही सेम मॉडल जो गुजरात का था, उसको सुधारने की कोशिश, उससे आगे जाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के मामले में पिछले 5 सालों में जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, पिछले 15-20 सालों में कहीं नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो इस त्रिमूर्ति की सबसे ऊपर की जो मूर्ति है वो है योगी आदित्यनाथ यूपी में। दूसरी जो मूर्ति है, आप पश्चिम में चलिए, पश्चिम में है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से बाहर ही शायद कुछ लोग जानते हों। 2014 से पहले महाराष्ट्र जैसा राज्य जहां पर बीजेपी जनसंघ के समय से आज तक चौथे नंबर की पार्टी रही है, शिवसेना की जूनियर पार्टनर रही है, शिवसेना के कर्मों पर, टुकड़ों पर थी, उस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बना दिया है। शरद पवार, कांग्रेस, शिवसेना, इन सभी के रहते हुए आज बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बना दिया है महाराष्ट्र में। और 14 से आज 22 हो गया है, 8 सालों में नंबर 1 पर बनी ही हुई है, बरकरार है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। वही मॉडल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास, ये दो चीज़ें, ना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कोई समझौता किया गया, ना विकास से कोई समझौता किया गया। दोनों ही मुद्दों को अपनी अपनी जगह पर वह एग्रेसिव रहे, चाहे वो योगी जी क्यों ना हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो। दोनों ही कभी रक्षात्मक नहीं हुए और दोनों को ही पता था कि स्टेट पावर क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो क्या होती है, उसका इस्तेमाल प्रदेश के विकास के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है, सांस्कृतिक जड़ों को कैसे मजबूत किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। तीसरे पर आते हैं, अब चलते हैं पूर्वोत्तर। हेमंत बिस्व शर्मा, शुद्ध कांग्रेसी, जो हर तरीके की राजनीति के माहिर है। कांग्रेस में राहुल गांधी ने अपमानित किया। एक कारण जो आखिरी कारण बना उनके पार्टी छोड़ने का,
उससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री करुण गोगोई ने अपनी लेगेसी, अपनी राजनीतिक लेगेसी, अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने का प्रयास किया, गौरव गोगोई को। उन्हें आगे बढ़ाना शुरू किया। हेमंत बिस्व शर्मा को लग गया कि अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है, आगे कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्हें स्वीकारा। बीजेपी ने 5 साल उनसे वो काम करवाया जो पिछले 70 सालों में बीजेपी के तमाम नेता संगठन नहीं कर पाए। पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का शासन स्थापित करा। जब हम बात कर रहे हैं इन नेताओं की, तो हम ये नहीं कहते कि केवल इनका ही योगदान है। केंद्रीय नेतृत्व के योगदान को आप नकार सकते ही नहीं हैं। वो तो सदाबहार है, सर्वदा विद्यमान रहेगा। लेकिन जब स्टेट लीडरशिप जो है उसमें क्षमता ना हो, तो केंद्र से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई कितना भी विश्वास लेकर क्यों ना भेजे, वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने पूर्वोत्तर में जो किया, उसका आज ये नतीजा है कि पूर्वोत्तर के आज सभी राज्यों में बीजेपी या तो सीधे सत्ता में है, उसके मुख्यमंत्री हैं, या बीजेपी सरकार में शामिल है। ये परिस्थिति सिर्फ कांग्रेस हासिल कर सकी थी अपने समय में, और कांग्रेस का सफाया हो गया पूरे पूर्वोत्तर से। और समय कितना लगा? केवल 8 साल, बल्कि उससे भी कम। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा 2008 में आए, 2016 में आए, तो ये केवल 6 साल का समय है। मोदी जी ने जो नीतियों में बदलाव किया, डेवलपमेंट में जो फोकस किया, और ये तय किया जो पुराना सिस्टम है वो अब नहीं चलेगा कि केंद्र से पैसा गया, आपने खर्च किया, नहीं गया, आपने एक रिपोर्ट बनाकर भेज दी और यहाँ से पैसा पास हो गया और आपस में घूसखोरी, बंटवारा हो गया। मणिपुर बंद है, नागालैंड बंद है, ब्लॉक्ड है। ये हर दूसरे महीने, तीसरे महीने की खबर थी। महीनों महीनों देश बंद रहते थे, ब्लॉक्ड रहते थे। 8 साल से ये शब्द ही सुनाई नहीं दिया है। वो इमरजेंसी सुनाई ही नहीं दी है 8 सालों से। केवल विकास, डेवलपमेंट सुनाई दिया है कि अटल जी वाली सड़क है, ये मोदी जी वाली सड़क है, केवल यही सुनाई देता है। कितनी सड़कें बन गई, किस तरीके से कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर हो, रेल हो, चाहे जल हो, किस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, किस तरीके से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब कर दिया कि जो भी प्रोजेक्ट का पैसा केंद्र से आएगा उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुए बिना बजट पास नहीं होगा। बजट पास नहीं होगा, उसकी मॉनिटरिंग ड्रोन से या दूसरे तरीकों से, वीडियोग्राफी से रिपोर्ट भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। तो पैसा जो विकास के लिए जा रहा है वो विकास में ही लगने लगा है। तो ये 3 जो त्रिमूर्ति तैयार की हैं, ये भाजपा के भविष्य के नेतृत्व की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। लेकिन इन 3 का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये 3 एक तरीके से चमकते हुए सितारे हैं जो बीजेपी के आकाश में चमचमा रहे हैं। ये वो तीनों हैं, और इससे पता चलता है कि अगर आप सही लोगों पर दाव लगाते हैं, ईमानदार लोगों पर दाव लगाते हैं, प्रशासनिक रूप से मंजे हुए लोगों पर, योग्य लोगों पर दाव लगाते हैं, तो उसका जो आउटकम है वो कैसे आता है। तो आज के लिए इस रिपोर्ट ने बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर। नमस्कार।